हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग। एसिड, बेस एंड सॉल्ट। लगातार कई दिनों से हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। आज इसका लास्ट वीडियो है। ये लास्ट वीडियो है। एक दो कुछ पॉइंट्स जिन्हें कि डिस्कस करना ज़रूरी है, थोड़ा सा डीपली। तो लग रहा है कि आज के इस वीडियो में हम लोग उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। खास करके इसमें एक पॉइंट ऐसा है, एक क्या दोनों पॉइंट आज जो हमने सोचा है, इन दो पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ये दोनों ही पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर पीछे के बोर्ड के क्वेश्चंस भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये सारे टॉपिक्स हैं तो हल्के, बच्चों को कोई परेशानी इसमें आने नहीं जा रही है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन आज थोड़ा सा और जानेंगे, कुछ और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको याद होगा इसके पहले के वीडियो में जब हम लोग वॉशिंग सोडा पढ़ रहे थे तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक टर्म आया था और उस टर्म को उस वक्त भी एक्सप्लेन किया गया था, एक दो और भी एग्जाम्पल्स दे करके। लेकिन अब हमें एक ऐसे सॉल्ट के बारे में पढ़ना है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वॉशिंग सोडा की ही तरह। तो क्यों ना हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को एक बार फिर से और कुछ अच्छी जानकारी और कुछ अधिक जानकारी के साथ जानने की कोशिश करें। तो आज का पहला टॉपिक जिसे हमें डिस्कस करना है दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, जेड और एस भी होता है, ये इंग्लिश का फर्क है, समझे ना, ब्रिटिश और अमेरिकन। साइंस में ज़्यादातर जगहों पर जेड का यूज़ किया जाता है और कॉमन इंग्लिश में जेड की जगह अब ज़्यादातर एस का यूज़ होने लगा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कल हमने पढ़ा था अपने क्लास में कि कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें कुछ वाटर भी एसेंशियली होते हैं बंधे हुए उसके साथ, वो उस मॉलिक्यूल का हिस्सा नहीं है। जैसे हमने जो देखा था कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, तो उसके साथ जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच्ड थे, तो दैट वाटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट is made of Na carbonate. Carbonate means carbon and oxygen. Basically सोडियम कार्बोनेट तो वही हुआ Na2CO3, लेकिन पानी उसके साथ रहता है और बिल्कुल अटैच्ड रहता है और इसीलिए उसे हम लोग अलग से .10H2O ऐसे करके लिखते हैं और इसे केमिस्ट्री में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। तो अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझने के लिए हमें क्रिस्टल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। व्हाट मीन्स क्रिस्टल? तो अब देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं क्रिस्टल को। हम जरा क्यों ना समझ लें, हमारे पास टाइम है। आज के वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इन सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। क्रिस्टल, तो क्रिस्टल को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिसके बारे में कि 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर में आपको कुछ और डिटेल्स में पढ़ना ही है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और अब ये एटम से आयंस बन जाते हैं और इन आयंस के बीच, प्लस माइनस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसके चलते एक बॉन्ड क्रिएट होता है और एक कंपाउंड बनता है। और इसलिए वैसे बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और वैसे कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हम कहते हैं। ठीक है। जैसे लगातार हम लोग देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इस पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ।
अब एक प्लस एक माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही ना, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इससे ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया। और इससे जो कंपाउंड बना सोडियम क्लोराइड, इससे जो कंपाउंड बना NaCl, जिसे कॉमन साल्ट कहते हैं, अब उसे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसे आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। इसे आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट को आयनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आयंस बन रहे हैं ना, सोडियम अब एटम नहीं रह करके आयन बन गया, क्लोरीन अब एटम न रह करके आयन बन गया। जैसे ही इन लोगों के ऊपर चार्ज डेवलप हुआ कि एटम्स नहीं रहे, आयंस बन गए, तो आयंस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसकी वजह से ये कंपाउंड बनता है, इसलिए इसे आयनिक कंपाउंड, इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की जगह पर आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ये एक टाइप का कंपाउंड हो गया। लेकिन सारे कंपाउंड्स ऐसे नहीं बनते हैं, सारे बॉन्ड्स एक ही तरह के नहीं होते हैं, बेसिकली दो तरह के होते हैं। कुछ और भी बॉन्ड्स होते हैं जिनके बारे में क्या आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट बेसिकली दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें देखना होता है, जो कि हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे भी, मीथेन। तो मीथेन क्या होता है, CH4। तो CH4, अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई तैयार नहीं है, और हाइड्रोजन कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, बट लेगा कौन, कार्बन ले नहीं सकता है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये जब भी करेगा शेयरिंग कर लेता है। तो कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेते हैं, समझे ना, शेयरिंग करके दोनों का काम चलता है। तो शेयरिंग के चलते जो ये बॉन्ड बना है, ये ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब शेयरिंग के चलते बना है, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड, और ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। को वर्ड कॉपरेशन से है, तो चलिए दोनों ने एक दूसरे को कॉपरेट किया हुआ है और ये बॉन्ड बना है। दो तरह के कंपाउंड्स यहां पर आप देख रहे हैं, एक है NaCl और दूसरा है CH4 मीथेन। एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है और दूसरा ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अब जब हम ये देखेंगे कि नेचर में ये मीथेन किस फॉर्म में पाया जाता है, इनके जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, तो आप पाएंगे क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर पता किया जाता है कि वो कैसा होता है। जैसा कि आप एक रेगुलर टेट्राहेड्रन देखे होंगे, जैसे सॉलिड पिरामिड होता है ना, सॉलिड ट्रायंगुलर पिरामिड, तो उसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, चारों वर्टिसेस पर एक एक हाइड्रोजन को रख दीजिए और बीच में कार्बन को रख दीजिए, उस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होता है मीथेन का। यानी कि अगर 3D स्ट्रक्चर इसका बनाया जाए मीथेन का, तो 3D स्ट्रक्चर कैसा बनेगा मीथेन का, ये देखिए इस ढंग का, करीब करीब ये कार्बन है, ये सपोज एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, कुछ इसी टाइप का 3D स्ट्रक्चर बनेगा, समझ गए ना, रेगुलर टेट्राहेड्रन। और इनके बीच के एंगल्स क्या होंगे, समझे ना, जैसे HCH, इनके बीच का HCH इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये भी करीब करीब फिक्स होता है, समझ गए ना। जैसे यहाँ पर कहा जाता है कि प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि मीथेन के 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के बीच जो एंगल बनता है थ्री डायमेंशनल, वो होता है करीब करीब 109.5 डिग्री, 109 डिग्री होता है, इतने पर ये अरेंज्ड है। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ये इनका मीथेन का स्ट्रक्चर है। और
मीथेन का ये स्ट्रक्चर है और मीथेन मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर इस जगह 1000 मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं तो सभी इस रूप में होंगे, सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, समझे ना। ये एक मीथेन मॉलिक्यूल हो गया, एक दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इस तरह से नहीं पाए जाते हैं नेचर में। एक्चुअली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स जैसे सपोज सबसे कॉमन हमने लिया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का अस्तित्व अकेले का है नहीं होता है। ये क्या होता है कि ढेर सारे सोडियम क्लोराइड एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं इस ढंग से। सपोज हम यहाँ पर हमारे पास 2 कलर है, तो सोडियम 2 तरह के एटम से बना हुआ है, 2 तरह के आयंस से बना हुआ है, तो हम 2 कलर का यहाँ पर यूज करेंगे। तो सपोज ये सोडियम है ब्लैक कलर वाला, तो सोडियम के साथ यहाँ पर क्या होगा, सोडियम के साथ यहाँ पर होगा क्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर उसके साथ सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, इस ढंग से, ठीक ना। ये कंटिन्यू, फिर इतना ही नहीं, अब यहां पर ब्लैक मीन सोडियम, तो इसके साथ यहां पर क्या होगा क्लोरीन। अब देखिए यहां क्लोरीन के साथ क्या होगा सोडियम, सोडियम के साथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ सोडियम, इस ढंग से। और इन दोनों के बीच में देखिए अपोजिट आयंस है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहां भी काम करेगा। अब देखिए तो फिर यहां रेड है तो यहां ब्लैक, अब यहां पर ब्लैक है तो यहां हो गया रेड, फिर यहां पर ब्लैक, फिर यहां पर रेड, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा क्योंकि अपोजिट है, रेड ब्लैक है। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक इस प्रकार के स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो आप इसको इस रूप में समझिए कि ब्लैक वाला सोडियम है, ब्लैक वाला सोडियम है और रेड वाला क्लोरीन है, क्लोराइड। तो एक जो क्रिस्टल होता है जिसे दाना, रावा, पाउडर किसी रूप में हम कह सकते हैं, जैसे जो दाने के रूप में है उसे हम पीस देंगे तो पाउडर के रूप में भी तो आएगा ही, लेकिन सबके सब क्रिस्टल ही कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एक क्रिस्टल हमने एक छोटा सा भी टुकड़ा उठा लिया कॉमन सॉल्ट का, तो मे बी कि उसमें कई एक सोडियम एंड क्लोराइड एक दूसरे के साथ चारों तरफ से इंटरलिंक्ड है, इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग होता है ये, समझे ना। और इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो मोस्टली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, उनका अकेले का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है इलेक्ट्रोकोवैलेंट कंपाउंड की तरह, इसे कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर, इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए कहते हैं कि बहुत सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो होगा ही, बट क्रिस्टल स्ट्रक्चर में भी इनमें वाटर मॉलिक्यूल बीच बीच में घुसा हुआ रहता है इस ढंग से। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल बीच बीच में कैसे है, सपोज यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स है ऐसे, इस तरह से चिपका हुआ है, इसके साथ अटैच्ड है वाटर मॉलिक्यूल भी, हालांकि इसका हिस्सा नहीं है वो, लेकिन वो इसके साथ चिपका हुआ है, वो भी समझे ना, इसके साथ चिपका हुआ है वाटर मॉलिक्यूल इस ढंग से। ये वाटर मॉलिक्यूल इसके रंग रूप को डिसाइड करता है, समझे ना। तो उसी वाटर मॉलिक्यूल को कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर अटैच्ड विथ वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट और दैट कंपाउंड। तो वन फॉर्मूला यूनिट का मतलब है कि जैसे हमने लिया अब यहाँ पर सपोज कल की बात ही है, जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है, वो सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, उसके साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। एक सोडियम कार्बोनेट सपोज यहाँ पर कुल मिला करके 100 है, तो उस हिसाब से 1000 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे। एक क्रिस्टल में अगर 100 सोडियम कार्बोनेट है यानी वॉशिंग सोडा, तो उसमें 100 हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है।
तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सर्टेन अमाउंट में होता है। कल जो हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और इनके साथ जुड़ा हुआ रहता था, इनके साथ अटैच्ड था 10 मॉलिक्यूल वाटर, 10 मॉलिक्यूल वाटर, और इसीलिए इसे कहते थे हम लोग डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। हालांकि अगर इसे गर्म कर दिया जाए इस कंपाउंड को, तो पानी है बेचारा, ये तो उड़ जाएगा, और तब ये कैसा बचेगा? आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग इसका पानी तो उड़ जाएगा, तो ये बचेगा सिंपल यहां 2 होगा Na2CO3, सिंपल ये बचेगा। ये क्या हो गया? पानी निकल गया, ये तो डेकाहाइड्रेट था, अब ये एनहाइड्रस हो गया। एनहाइड्रस मतलब पानी अब नहीं है, पानी निकल गया है, और उसे कहते थे हम लोग कॉस्टिक सोडा, ये वॉशिंग सोडा है ना, और ये सोडा ऐश होता है। ठीक है, बिल्कुल बदल जाता है, रंग रूप भी बदल जाता है, उसके बहुत सारे नेचर्स चेंज हो जाते हैं। इसी तरह का एक दूसरा एग्जांपल जो हमने लिया था वो था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर्ड होता है। इस पर हम लोग काफी एक्सपेरिमेंट वगैरह कर चुके हैं। कहता है कि कुछ नहीं करना है, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट को लेना है और उसे गर्म करेंगे तो वो व्हाइट हो जाता है, उसका कलर चला जाता है। क्यों चला गया? क्योंकि उसका रंग रूप किसकी वजह से था? CuSO4, कॉपर सल्फेट तो था ही, साथ ही साथ उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह, या वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी इसे कहते हैं, के रूप में अटैच था। जैसे ही हमने इसे गर्म किया, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हो गया, और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का रंग व्हाइट हो गया। ये तो था कॉपर सल्फेट, ये तो था ब्लू कलर का। लेकिन जैसे ही हमने इसे गर्म किया, जैसे ही हमने इसे गर्म किया, ये कन्वर्ट हो गया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में, CuSO4 एनहाइड्रस। अब इसमें पानी नहीं है, और ये ब्लू था तो अब ये हो गया व्हाइट। जैसे डिहाइड्रेशन होता है ना, वैसा हमने डिहाइड्रेशन कर दिया गर्म करके। तो ये सारे तो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन सबों के अतिरिक्त एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो हमें पढ़ना है एज अ साल्ट, और वो हमारे लिए यूजफुल है, और हम उसके यूज को देखते रहते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो उस कंपाउंड, उस साल्ट के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं, टू द पॉइंट, अब वहीं आते हैं। इसे अब मैं साफ कर रहा हूं, आप इन चीजों को अगर जरूरी समझते हैं तो इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। नाम आपने सुना होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसे हम लोग ज्यादातर पीओपी बोलते हैं, और दीवारों में एक लेयर चढ़ाते हैं, दीवार में चिकनाहट भी आती है, और फॉर द पर्पस ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, पानी का असर नहीं होगा, मॉइस्चर का असर नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग घर की दीवारों पर पीओपी करवाते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इतना ही नहीं, और भी यूजेस आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जैसे आप देखते हैं कि हर शहर में सड़क किनारे कहीं पर मूर्तियां बनाते हैं लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की, काफी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, टॉयज भी बनता है। इतना ही नहीं, इसके नाम में जो प्लास्टर वर्ड लगा हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास जब देखते होंगे कि मरीजों के हाथ पैर टूट जाते हैं, किसी भी तरह का फ्रैक्चर होता है, तो उनका जो वो टूटा हुआ पार्ट है, उन्हें स्थिर रखने के लिए, उनमें कोई मूवमेंट ना हो, एक हार्ड प्लास्टर चढ़ाया जाता है, और वो इसी चीज का होता है, इसीलिए इसे प्लास्टर कहते हैं। और पेरिस क्यों कहते हैं वो भी जरा देख लेंगे, ठीक है। तो अब हमें जरा सा समझना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम इसलिए है, पेरिस के निकट एक जगह है, पेरिस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एक्चुअली पेरिस डिस्ट्रिक्ट ही है, पता नहीं अब पेरिस डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं, पता नहीं, बट वहीं पर सबसे पहले इसे लोगों ने तैयार किया था, इसे ज़मीन के नीचे से निकाला था और इसका यूज शुरू हुआ था, इसीलिए इसके नाम के साथ पेरिस लगा दिया गया। और प्लास्टर बहुत कॉमनली इससे होता है, इसलिए इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका फॉर्मूला। ये बेसिकली कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए तो कैल्शियम सल्फेट यानी कि Ca, सल्फेट यानी SO4, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम एंड सल्फेट, दोनों की वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, इसलिए CaSO4 सिंपल है, समझे ना। और कैल्शियम सल्फेट अगर ये आप देखना चाहें कि क्योंकि ये साल्ट है तो ऑब्वियसली एसिड बेस से बना होगा, तो कैल्शियम से बना हुआ, आपको पता है ना किसी भी साल्ट का फर्स्ट पार्ट जो होता है that has come from base and the second part has come from the acid। तो ये एसिड से आया हुआ है, तो ये एसिड से आया हुआ है तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, आपको तो लग ही रहा होगा, H2SO4 से आया हुआ है। और कैल्शियम से आप एक बेस का नाम सोच सकते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी भी चर्चा काफ़ी हुई है पिछले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का। तो क्या लग रहा है, ये एक बेस है, कैसा बेस है, वीक बेस है। ये तो स्लैग लाइम है, चूना हम लोग पान में खाते हैं, वीक है तब तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है कैल्शियम सल्फेट, तो इसका नेचर आप समझ सकते हैं। लेकिन काम यहीं खत्म नहीं होता, ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें आधा मॉलिक्यूल पानी होता है, हाफ H2O। अब आपको लग रहा होगा कि हाफ H2O का क्या मतलब हुआ, हाफ H2O तो बड़ा मुश्किल है, आधा मॉलिक्यूल पानी कहाँ से आएगा, है ना। तो एक्चुअली कहते हैं कि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल रहता है, इसीलिए हम लोग इसे इसका हाफ मॉलिक्यूल लिखते हैं हिसाब किताब लगा करके। बेसिकली 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ 2 फॉर्मूला यूनिट के साथ 1 मॉलिक्यूल वाटर अटैच्ड रहता है एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसे कहते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर फॉर्मूला आता है तो कैल्शियम सल्फेट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, और इसमें आधा मॉलिक्यूल पानी रहता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में। ये पाउडर्ड फॉर्म में मिलता है, पीओपी बाजार में देखते होंगे, व्हाइट पाउडर के रूप में मिलता है। अब उसे यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें पानी ऐड करते हैं, इसमें पानी हम ऐड करते हैं, पानी ऐड करके उसे मिलाते हैं, समझे ना, आटे की तरह मिलाते हैं, और तब फिर उसे दीवारों पर लगाते हैं, या जिस शेप में डालना है, या फिर प्लास्टर करते हैं। कुछ भी करने के लिए इसमें पानी मिलाना पड़ता है। तो ऑलरेडी वाटर ऑफ हाइड्रेशन तो इसमें है ही, और हमने पानी मिला दिया तो क्या हो सकता है, क्या होता है, ये जरा सा देखते हैं। जैसे ही हमने पानी मिलाया तो ये जो कैल्शियम सल्फेट था CaSO4, और इसमें आधा मॉलिक्यूल पानी था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में, अब वो ज्यादा हो गया, अब इसमें 2 मॉलिक्यूल पानी हो गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में। और अब इसे कुछ नहीं हुआ, बस फॉर्मूला तो वही है, सब कुछ वही है, कोई केमिकल चेंज खास हुआ नहीं है, बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे थोड़ा बढ़ गया है। और अब इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस न करके इसे जिप्सम करने लगते हैं। यानी कि सोचने वाली बात है, हमारे घर की दीवारों पर जो पीओपी हुआ है, इट वाज प्लास्टर ऑफ पेरिस, बिफोर पीओपी इट वाज प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन इट वाज इन पाउडर्ड फॉर्म, बट आफ्टर एडिंग वाटर, पानी जैसे ही हमने मिलाया, नाउ इट इज जिप्सम। तो आपके घरों की दीवारों पर, आपके घर की दीवारों पर जो लगा हुआ है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है या जिप्सम है? अब तो वो जिप्सम है, क्योंकि उसमें पानी मिल गया। जब तक वो बाजार से घर आया था और वो पाउडर्ड फॉर्म में था, इट वाज प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि उसमें आधा मॉलिक्यूल पानी था। अब उसमें ज्यादा पानी हो गया है, अब वो जिप्सम है।
प्लास्टर करने के लिए वो पाउडर निकाला गया, तो इट वाज प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर करने के लिए हमने क्या किया, वी एडेड वाटर टू इट, हमने इसे साना गूथा और फिर उसका एक लेयर हमने चढ़ा दिया जो कि कुछ देर के बाद हार्ड हो गया। अब वो क्या रहा, पानी हमने मिला दिया है उसमें ना, अब तो वो जिप्सम है, यानी कि प्लास्टर में जो व्हाइट सब्सटेंस दिख रहा है, अब प्लास्टर के बाद जब वो कड़ा हो चुका है उसमें पानी मिलने के बाद, अब वो जिप्सम कहलाता है ना, वो जिप्सम हो गया। अच्छा, अब सोचिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में 1.5 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ हाइड्रेशन का फर्क है। अगर हम जिप्सम को गर्म कर दें जिससे कि इसका पानी उड़ जाए, अगर इसे हम लोग फिर से गर्म कर दें तो क्या होगा, तो इसका पानी कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल पानी में से 1.5 मॉलिक्यूल उड़ जाएगा और फिर से ½ मॉलिक्यूल वाटर बचेगा और ये पीओपी हो जाएगा। पूरी तरह से पानी नहीं उड़ेगा, आधा मॉलिक्यूल रह ही जाएगा। और अब इसे हम लोग फिर से जिप्सम न करके और इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे, फिर से ये आ जाएगा अपने पुराने फॉर्म में। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और इसका कई यूज है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसके बारे में सीखना था। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए एक पॉइंट आज जो हमें डिस्कस करना था। अब एक और पॉइंट पर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा डिस्कशन हमारा हो जाए, तो उस पॉइंट पर आते हैं। हमने कहा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें कि एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर करते हैं, तो उसका यूज़ हमारे डेली लाइफ में कई जगहों पर होता है। इस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि कई तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसका इतना एप्लीकेशन है कि कहीं से भी सवाल पूछ दिया तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि हम कंफ्यूज कर जाए। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारे घरों में इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या एग्जाम्पल है, क्या हम अपने घरों में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज में लाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, एसिडिटी। जब एसिडिटी होती है, आपको इसके पहले भी बताया गया है कि हमारे स्टमक में, जो कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम में डिटेल्स में जानेंगे, हमारे स्टमक में जैसे ही कोई भोजन पहुंचता है, गैस्ट्रिक जूस इज सेक्रेटेड, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस हैज 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सेकेंड इज पेप्सिन एंड एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन। तो हाइड्रोक्लोरिक का नाम सुनते ही तो हमें डर लगता है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो क्या हमारे पेट में स्ट्रॉन्ग एसिड सेक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हालांकि ये डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, लेकिन कितना डाइल्यूटेड होगा? कोई शेर अगर बेचारा सीधा साधा भी है तो कितना सीधा होगा, हमें तो डर ही के रहना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि भाई इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका कि pH 1.2 1.5 यही इसी रेंज में होता है, ये तो बहुत हार्ड अभी भी है, पानी मिलने के बाद भी, डाइल्यूट होने के बाद भी, तो ये हमारे स्टमक को डैमेज क्यों नहीं करता है, उसे क्षति क्यों नहीं पहुंचाता है? तो आपको जानना चाहिए कि हमारे स्टमक की जो दीवार होती है वो कई लेयर की होती है, 4 लेयर की होती है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारा ये दीवार जो है, देखिए तो कितने लेयर का बना हुआ है, ये 3 लेयर का हमारा वॉल बना हुआ है। बीच में तो ब्रिक्स एंड सीमेंट का एक लेयर है, उसके बाहर से हमने सीमेंट का प्लास्टर किया हुआ है और उसके बाहर से हमने जो है पीओपी कर दिया है। इट इज अ 3 लेयर्ड वॉल। सिमिलरली द वॉल ऑफ आवर स्टमक and the alimentary canal is of 4 layers, and the innermost layer is mucosa layer and it is made of mucus, a jelly like substance। उसका एक लेयर है, जैसे हम लोग घरों में पीओपी कर देते हैं उसी तरह से हमारे स्टमक या हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का अंदर से वो एक लाइनिंग टिश्यू है। लाइनिंग टिश्यू नहीं कहेंगे बिकॉज इट इज ए सेलुलर, सेल का बना हुआ नहीं होता है, and it protects our stomach, it protects our alimentary canal। सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही नहीं है, बहुत सारा आफत है, कोई माइक्रोब चला गया, पैथोजन चला गया, कोई वर्म्स चले गए और वो आपके एलिमेंट्री कैनाल को डैमेज कर रहा है। तो ये जो म्यूकस होता है ये अपना रहते अपने दम तक, जहाँ तक इसकी कैपेसिटी है
वो आपके स्टमक को डैमेज होने से बचाता है, म्यूकस। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं पॉइंट पर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रीट हुआ, तो ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अपना काम है, इट एक्टिवेट्स पेप्सिन एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि धोखा खा जाता है हमारा स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, इट हैज़ अ बेसिक फंक्शन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। इसका बेसिक जॉब यही है प्रोटीन को पचाना, बट हमने ऐसा खाना खा लिया जिसमें प्रोटीन है ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली, यह हमें जानकारी नहीं है। तो प्रोटीन है ही नहीं, हमारे हार्मोन्स को क्या पता है कि जो भोजन आ रहा है ड्यूडेनम से वो उसमें प्रोटीन नहीं है। जैसे ही भोजन आया उसने तो सिग्नल दे दिया, उसने तो खबर कर दिया, वो तो मैसेंजर है हमारे बॉडी का, हार्मोन्स। और उधर से गैस्ट्रिक जूस निकला जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। उसने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को काम नहीं मिल रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है फूड को एसिड, मीडियम ऑफ फूड को एसिडिक कर देना, ताकि पेप्सिन काम कर सके। पेप्सिन की शर्त है कि हम भोजन में प्रोटीन को पचाएंगे, लेकिन जब तक एसिडिक मीडियम नहीं पूरे भोजन का होगा हम काम नहीं करेंगे। और ये काम HCl करता है, जो कि हम लोग डिटेल में देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सवाल उठता है कि यहाँ पर तो काम ही नहीं है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास, इट काउजेज एसिडिटी। तब उसका बैड इफेक्ट सामने आने लगता है, जिसे हम लोग एसिडिटी कहते हैं, स्टमक पेन होता है और भी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। बट वहाँ पर लगता है कि एसिड बढ़ गया है, हमारे स्टमक में एसिड का सेक्रेशन जरूरत से ज़्यादा हो गया है। तो वैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? हम कोई बेस खा लें अगर मेडिसिन के रूप में, या कुछ भी हमारे घरों में बेसिक है जो कि हमारे स्टमक के लिए हार्मफुल नहीं है, अगर वो खा ले तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड एसिड्स एंड बेसेस will counter the effects of each other। और यही होता है, हम लोग ये बेकिंग पाउडर खा लेते हैं। बेकिंग पाउडर बेसिक होता है, कल ही हमने देखा है पिछले वीडियो में। इतना ही नहीं, आप जो एंटासिड्स खाते हैं, एंटासिड्स मतलब गैस वाली दवाई नहीं ना, एंटासिड्स सिरप भी होता है। एंटासिड्स जो होते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो मेटल हाइड्रो, सपोज एल्यूमिनियम OH, तो OH की वैलेंसी तो एक होती है, लेकिन एल्यूमिनियम की 3 होती है। या मैग्नीशियम OH, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, इस तरह से। तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स है, क्या है ये? बेस है। तो हम जो एंटासिड्स खाते हैं दे आर बेसिकली अ बेस, अ मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड they are taken to counter the effects of acid। एसिडिटी खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा यूज है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, हमारे घरों में ऐसा होता है। उसके बाद और भी कुछ हैं, जैसे बेकिंग पाउडर का तो यूज होता ही है। एक इफेक्ट आपको शायद लगता है नहीं बताया गया, या कहीं पर हल्की सी चर्चा हुई होगी। एक सवाल आपके NCERT में पूछा है, आपको कहता है खुद ही पता कीजिए, सलाइवा जो होता है या आपके माउथ का pH क्या होता है बिफोर मील एंड आफ्टर मील, खाना खाने के पहले और खाना खाने के। ऐसा सवाल क्यों पूछा है? तो कहता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बना हुआ है कि उसमें कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल्स स्टिक रह जाते हैं, चिपके हुए रह जाते हैं, और बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में पाया जाता है, इट स्टार्ट टू डिकम्पोज इट, इसे वो सड़ाना शुरू करता है, इसे डिकम्पोज करना शुरू करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस एसिड इज फॉर्म्ड, एसिड बन जाता है। और वो जो एसिड होता है वो हमारे दांतों के जो आउटर लेयर्स होते हैं, सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि एनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इट इज हार्डर इवन देन आवर बोन्स, हमारे हड्डियों से भी वो मजबूत होता है। तो काफ़ी हद तक बेचारा काउंटर करता है, 10, 20, 25, 50 साल तक वो काउंटर करता है। लेकिन जब धीरे धीरे ये लगातार एसिड्स बैक्टीरिया बनाते रहता है तो वो बेचारा एनामेल गल जाता है, खत्म हो जाता है। और उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट डेंटाइन है, जो मेन पार्ट हमारे दांत का है, तो वो डेंटिन जो है वो पूरी तरह से डैमेज होने लगता है, तब हमें दर्द वगैरह होने लगता है और दांत कहते हैं कि डैमेज हो गया। तो वैसी स्थिति में हमें जो कहा जाता है कि खाना खाने के बाद
वो रिंसिंग होनी चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, तो काफ़ी हद तक ये जो फूड पार्टिकल्स हैं वो बाहर जा सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन दांतों का स्ट्रक्चर ही ऐसा जटिल है कि उसमें फूड पार्टिकल्स तो चिपके हुए रहेंगे ही। तो कहता है कि पेस्ट जो हमारे यहाँ होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, आपको शुरू में ही बताया गया था। तो वो बेसिक होता है तो वो क्या करेगा, इट विल काउंटर द इफेक्ट ऑफ एसिड इन आवर माउथ, बक्कल कैविटी में। ये भी एक फायदा है टूथपेस्ट से ब्रश करने का। आपने सुना होगा ना, कहते हैं नीम का दातुन, उससे ही ब्रश करना चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है? नीम के टेस्ट से आपको नहीं लग रहा है कि इट इज बेसिक इन नेचर? बेसिक होता है। और जब हम अभी हमारे देश में आयुर्वेद और एलोपैथ पर झगड़ा चल रहा है, हालांकि झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, दोनों मिलकर काम करें तो ह्यूमैनिटी का बहुत कल्याण होगा। तो वहाँ पर देखिए, ये हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ब्रश करने का, वो देखिए कितना इफेक्टिव है। कि नीम बेसिक है, क्योंकि उसका टेस्ट, उसमें जो बिटरनेस है वो बता रहा है कि वो बेसिक है। बेसिकली हम ये नहीं जान रहे हैं कि अंदर में कौन सा केमिकल है, बट टेस्ट से ऐसा लग रहा है कि ये बेसिक है। और जब हम उससे ब्रश करते हैं तो इट काउंटर्स द इफेक्ट ऑफ एसिड। बैक्टीरिया ने जो एसिड बनाया हुआ है उसे काउंटर करता है। टूथपेस्ट में भी तो वही चीज है। तो ये भी एक इफेक्ट। इन सारी चीजों को आप नोट करते जाइए, बहुत इफेक्टिव है, समझे। बाद में हो सकता है कि आप भूल भी सकते हैं, समझे ना। उसके बाद एक आपको बताया गया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के वक्त सॉइल टेस्टिंग आप करते हैं, बहुत आसान है। बगल की मिट्टी ले आइए, पानी में घोल दीजिए, उसमें पीएच डाल करके देखिए कि क्या पीएच आ रहा है, उससे पता चल जाता है। तो अक्सर आप देखे होंगे या पता किए होंगे, गाँवों में बहुत सारी मिट्टी जो एसिडिक हो जाती है, खास करके एसिड रेन से जो मिट्टी एसिडिक हो जाती है और उसमें क्रॉप्स ठीक से उगते नहीं हैं, तो वहाँ पर आपने पता किया हो, चूना छिड़क देते हैं खेतों में, कैल्शियम ऑक्साइड। पानी मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इट इज अ बेस, और वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, जिससे कि सॉइल न्यूट्रल हो जाए। तो वहाँ ये आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा ऐसा होता है कि कीड़े मकोड़े आपको काटते हैं तो उनके जो स्टिंग, उनको एक केमिकल अपने स्टिंग के थ्रू छोड़ते हैं। ज़्यादातर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो जैसे मधुमक्खी वगैरह जो है, वो जब आपको डंक मारती है तो एक एसिडिक पॉइजन आप इंजेक्ट कर देती है आपके बॉडी में, जिसकी वजह से इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो तो कोरोसिव होता है, आपको तकलीफ होती है। तो हम क्या करें, उस जगह अगर कोई बेस को घस दें, रगड़ दें, तो क्या लग रहा है ना कि वो कुछ फायदा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो वैसी स्थिति में आपके घरों में बेकिंग पाउडर है, तो लेकर के ऐसे करके रगड़ दीजिए, तो वो काउंटर करेगा एसिड के इफेक्ट को, दर्द कम जाएगा, उसका इफेक्ट कम जाएगा। या नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा है, आप ट्राई करके देखिए, वहाँ पर पेस्ट भी आप रगड़ सकते हैं। या घर में कोई खैनी खाने वाले लोग हैं तो चूना भी लेकर रगड़ सकते हैं, वो भी तो एक प्रकार का पेस्ट है। तो इस प्रकार का यूज जो है इसका होता रहता है, ठीक है। उसके बाद एक आपके टेक्स्ट बुक में शायद है, मुझे पता नहीं टेक्स्ट बुक में दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एसिड ही इंजेक्ट करते हैं आपके बॉडी में। जब वो काटते हैं, जैसे एक वेस्प होता है, आपने पढ़ा हो, तो वेस्प जब आपको काटता है तो वो बेस इंजेक्ट कर देता है। तो बेस इंजेक्ट कर देता है तो वहां पर आपको काउंटर करने के लिए एक एसिड की जरूरत होती है ना। और वो एसिड क्या हो सकता है, हमारे घरों में एसिड तो कम रहता है, विनेगर तो रहता है हर किसी के घर में, विनेगर वहां पर रगड़ देते हैं, घस देते हैं, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो ये सारे यूजेस हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के हमारे लाइफ में। हमें इन चीज़ों को यूज में ला के देखना चाहिए। अच्छा, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जिनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो नदियों में बहा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो नदियाँ पॉल्यूट हो जाती हैं और उनका इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है। ये बहुत कॉमन बात है, स्टूडेंट्स लगातार इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन आपने यह भी पढ़ा होगा कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहा है, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, तो उनका एक ट्रीटमेंट करते हैं पहले, उनके पॉइजन के इफेक्ट को कम करते हैं। अब वो पॉइजन किसकी वजह से है, सपोज एसिड की वजह से है, तो वो क्या करेंगे, वहां पर एक बेस डाल देंगे। क्या डाल देंगे, सबसे आसान है चूना, उसे लिक्विड फॉर्म में डाल दिए तो, या अंदर में लिक्विड है तो वो मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो वो एक बेस है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है।
उसका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि नदियों में या वाटर रिसोर्सेज में या सॉइल्स में जहाँ कहीं भी वो जाएंगे वो फेंके जाएंगे, दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं दिस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, ये इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स जो होते हैं अगर वो एसिडिक हैं तो वहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड से उसे न्यूट्रल बना दिया जाए, समझे ना। अच्छा, एक चीज़ और आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे फैक्ट्रीज से अब पॉल्यूशन का जहाँ वो जिक्र होता है वहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा, बहुत सारे फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पॉल्यूटेंट वो रिलीज होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में आप जानते हो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये एसिडिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और पॉल्यूटेंट तो है ही, तो इसके एसिडिक बिहेवियर को कम करने के लिए ये चला जाएगा एटमॉस्फेयर में तो और भी मुश्किल है, तो वहाँ भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है बेस के साथ। और वो मोस्ट कॉमन आपको कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बहुत सारे यूजेस हैं न्यूट्रलाइजेशन में। आपके टेक्स्ट बुक में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिया है, नेटल लीफ। कहता है कि वो एक प्रकार का हर्बीवोरस प्लांट्स है, छोटा पौधा है। हर्ब्स श्रब्स ट्रीज आप पढ़े होंगे ना, सबसे छोटे पौधे जो होते हैं जैसे सब्जियां फूल गोभी वगैरह लगाते हैं या और भी छोटे पौधे, उनको हर्ब्स कहते हैं। तो नेटल जो होता है जहाँ पर बहुत सारे वीड्स जन्मे हुए हैं, हम कभी कभी जाते हैं खेतों की ओर या वो जंगली जैसा मैंने उस जगह लुक बना हुआ है, बहुत सारे वीड्स उगे हुए हैं, तो उसमें मे भी कि नेटल पाए जाए। तो नेटल क्या होता है, उनकी पत्तियां जैसे ही आपके स्किन से टच करती हैं तो इरिटेशन क्रिएट होता है। एक्चुअली उसमें एसिड होता है एक प्रकार का, एक्चुअली वो फॉर्मिक एसिड होता है, एंट वाला है। आपने शुरुआत में ही पढ़ा था फॉर्मिक एसिड पाया जाता है एंटिस्टिंग में, तो इसमें भी वही फॉर्मिक एसिड होता है और उसकी वजह से इरिटेशन काउज होने लगता है, बड़ी परेशान हो जाते हैं। तो नेचर का कमाल देखिए, जहाँ कहते हैं कि जहाँ पर नेटल का पौधा उगता है ना, उसी जगह जो है आपस में थोड़ा सा आसपास में वो एक और भी प्लांट उगता है जिसे कहते हैं डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट की पत्ती जो होती है ना, वो बेसिक केमिकल उसके अंदर पाया जाता है। तो कहता है कि आप अगर नेटल की पत्ती की वजह से आपको कहीं पर इरिटेशन हो रहा है तो आप ढूंढिए और पहचानने की कोशिश कीजिए, उसके आसपास ही डॉग प्लांट भी होता है, उसकी पत्ती को रगड़ दीजिए, वो चूंकि बेसिक होता है तो वो इफेक्ट खत्म कर देगा। ये तो करिश्मा है, तो कमाल है, दोनों एक ही जगह रहता है, यानी बीमारी और इलाज एक ही जगह है। खैर, तो इस प्रकार से हम लोगों ने बड़ा ही वंडरफुल वर्ल्ड एसिड बेस्ड सॉल्ट का इसको देखा लगातार कई एक वीडियोस के थ्रू, और आज ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका काम है कि आप इन्हें पढ़ें, वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं, एक्सरसाइज अधिक से अधिक करें।